जैन बच्चों, मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेज, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार मॉडल पेपर आईसीजी का, स्पेशली 15 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर स्पेशली फॉर आईसीजी। ध्यान दीजिएगा, आईसीजी में आपका जो पैटर्न है वो तो सेम वही आपका जो एयरफोर्स का है, नेवी का, सेम पैटर्न सेम सिलेबस, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा आप। आईसीजी में आप लोग जानते हैं, आईसीजी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 15 क्वेश्चंस, एयरफोर्स में 20 क्वेश्चंस, नेवी में आपके 25 क्वेश्चंस। पैटर्न और सिलेबस आईसीजी का, एयरफोर्स का और नेवी का सेम है, नो डिफरेंस। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चंस का अपना ज़बरदस्त मॉडल पेपर। ध्यान दीजिएगा, आपका ऊपर लिखा हुआ है सिनोनिम। फ़िलहाल आपके एग्जामिनेशन में कहीं भी आपको सिनोनिम वर्ड नहीं दिखेगा, डायरेक्शन लिखा होगा, डायरेक्शन आपको रीड करना होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट, ये देखिए आपको मिलेगा बेस्ट एक्सप्रेसेस। इसका मतलब होता है आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सिनोनिम वर्ड कहीं भी आपको कहीं दिखेगा नहीं, ना डायरेक्शन में ना कहीं ऊपर। अगर आपको डायरेक्शन में दिखता है बेस्ट एक्सप्रेसेस, इट मीन्स आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड दिया है आपका अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है धनी या अमीर। आप ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। प्रेसस है आपका, बेनेवोलेंट है आपका, फ्रेंडली है और वेल्दी है। चारों में से किसकी मीनिंग है अमीर या धनी? तो भाई सीधी सी बात है, वेल्दी पर्सन आप लोग सुने होंगे, बड़ा फॉर्मल वर्ड है। तो वेल्दी आपका हो जाएगा अफ्लुएंट का आंसर, यानी अफ्लुएंट का सिनोनिम हो जाएगा आपका वेल्दी। अब आपका ऑप्शन ए प्रेसस में होता है बड़ा ही कीमती, कॉस्टली। प्रेसस का कॉस्टली कह लीजिए, एक्सपेंसिव कह लीजिए आप, महंगा। डियर भी होता है एक वर्ड, महंगा। और बेनेवोलेंट होता है उदार, जो बड़ा ही उदार हृदय वाला हो। इसका देख लिए जेनरस, एक बड़ा ही ज़बरदस्त वर्ड है, जेनरस, मैग्नानिमस, लीनियंट, देयर आर सो मैनी वर्ड्स। बेनेवोलेंट के लिए जेनरस एक अच्छा वर्ड है, मैग्नानिमस एक अच्छा वर्ड है, लीनियंट एक अच्छा वर्ड है, काइंड एक अच्छा वर्ड है। फ्रेंडली के लिए एक वर्ड है आपका एमिकेबल, मित्रवत होता है इसका मतलब। अब अफ्लुएंट का आंसर हो गया वेल्दी। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में कहीं भी एंटोनिम वर्ड आपको दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा भैया आपको? एंटोनिम दिखेगा नहीं। दिखेगा क्या आपको? दिखेगा आपको अपोजिट। कहीं लिखा है, ये देखिए लिखा है अपोजिट इन मीनिंग। इसका मतलब हुआ यू हैव टू फाइंड आउट एंटोनिम। आपको एंटोनिम जो है फाइंड आउट करना है। अपोजिट मतलब कि एंटोनिम। वर्ड क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है अच्छे गुण, सद्गुण, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर को आप बोलते हो वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है अच्छा व्यवहार यानी गुड बिहेवियर। अब आप देखें चारों ऑप्शन में किसका मतलब होता है गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार। अब ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर वर्च्यू मतलब होता है अच्छा गुण, गुड बिहेवियर, और इसी का वाइस होता है, इसका मतलब होता है मिस बिहेवियर, दुर्गुण जिसको बोलते हैं, गलत आचरण। फूल मतलब होता है इडियट, मूर्ख जिसको बोलते हैं। अनट्रू मतलब होता है फॉल्स, असत्य। और डिफीट मतलब होता है पराजय जिसको बोलते हैं डिबैकल। तो वर्च्यू का आंसर हो जाएगा वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो आपको बताएं ये आपके आईसीजी में लास्ट ईयर वन वर्ड नहीं आया था, केवल आया था आपका एंटोनिम और सिनोनिम आया था मात्र। ना वन वर्ड आया था, ना स्पेलिंग करेक्शन आया था, और ना ही इडियम फ्रेज आया था। फिर भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि वो कभी कभी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम सब दे देते हैं। तो पढ़ना पाँचों है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका आपको मीनिंग कन्वे करना होगा, इसका मीनिंग निकालना होगा। मीनिंग क्या भाई? वन हु डज थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। वह व्यक्ति जो
किसी काम को केवल खुशी के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए नहीं करता है। अब वह व्यक्ति जो कोई भी काम सिर्फ आनंद के लिए करता है, मौज मस्ती के लिए करता है, पैसा कमाने का उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमचर। एमचर स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है शौकीन या अव्यवसायी व्यक्ति। तो इसके लिए पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड हो जाएगा आपका एमचर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, परोपकार करने वाला, अल्ट्रुइस्ट। एथीस्ट, ईश्वर को ना मानने वाला। ऑरिस्ट, ऑरिस्ट होता है कान का, स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर, जो कान का डॉक्टर होता है, दैट पर्सन, दैट डॉक्टर इज कॉल्ड ऑरिस्ट। नेक्स्ट, idioms and phrases, sometimes asked, sometimes missed, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। क्या भाई ये यहाँ पे है टू फेस द म्यूज़िक, यह है आपका ईडियम। इसका मतलब होता है किए गए गलत कार्य का परिणाम भुगतना, किए गए गलत कार्य का परिणाम भुगतना। तो चलो भाई यहाँ पर देखें आप, to prepare to give a musical performance, no, this is not good. To suffer evil consequences, to suffer hardship, to change the things, no, no, option B is right here. किए गए गलत कार्य का परिणाम भुगतना, consequence होता है परिणाम। to suffer evil consequences, to face the music का क्या है आंसर, रिप्लाई है आपका। किए गए गलत कार्य का परिणाम भुगतना, तो यहाँ पर दिया गया है भाई टू सफ़र मतलब तो भुगतना, क्या एविल कंसिक्वेंसेस, गलत परिणामों को भोगना, ये आंसर हो जाएगा आपका। कभी कभी भाई पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, ध्यान रखिएगा चीज़। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग एरर, ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग करेक्शन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको यहाँ देखना है कि देर आर 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, चारों एक ही वर्ड हैं, डिफरेंट फॉर्म में दिए गए हैं। चारों में से एक सही है, एक की स्पेलिंग करेक्ट है। किसकी एक सही है भाई, किसकी एक की सही है, वही आपको फाइंड आउट करना है। रेस्टोरेंट आपके एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, रेस्ट और एंड ऐसे याद कीजिएगा। दिस वन इज़ राइट हियर, रेस्ट और एंड, इसको स्प्लिट कर दीजिए, रेस्ट को अलग कर दीजिए और को अलग कर दीजिए, एंड ये चींटी वाला अलग कर दीजिए। आराम वाला रेस्ट हो गया, चींटी वाला एंड हो गया। तो रेस्टोरेंट में ये रेस्ट और एंड को सेपरेट कर देंगे तो वर्ड आपका याद हो जाएगा, रेस्ट और एंड, रेस्टोरेंट। इसका मतलब भोजनालय, जानते होंगे आप लोग, गए होंगे भाई। नेक्स्ट, चेंज वॉइस आ गया भाई आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। वॉइस और नरेशन में से एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम, कभी कभी 3 वॉइस का 2 नरेशन का, कभी कभी 3 नरेशन का 2 वॉइस का, कम से कम 2 तो रहेंगे ही, डेड श्योर। यहाँ पर है चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको ध्यान देना कि भाई ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव में। एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करो, पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करो। अब यहाँ कहता द चेकर चेक्स द एडमिशन टिकट्स एट द गेट। अब यहाँ पर एक वर्ब आई है जिसमें लगा हुआ है एस, और एस लगता है केवल एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब ये है आपका एक्टिव वॉइस, सीधी सी बात है। और एस लगता है केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, सेंटेंस आपका है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव वॉइस। चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब डू डज, जो कि इसमें नॉट मेंशनड। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड। पैसिव में क्या होगा, इज एम आर। अब देखो इज एम आर आपको ढूंढना है। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव में इज एम आर में से किसी एक का आना श्योर है। अब तुरंत देखेंगे आप, यहाँ बी दे दिया नो, विल दे दिया नो, वर दे दिया नो, ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। कई क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको यूट्यूब पर
ऑनलाइन में हैं आप तो ऑनलाइन की क्लास में सो मैनी क्वेश्चंस, ऑफलाइन में हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ। तरीका आपको बताता हूँ, हाउ टू डिटेक्ट द करेक्ट आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए एमकेसी में आपको बता दूं, इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि डिफेंस में जाने के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, एमकेसी के पास है। आपको फिजिकल अपना मेंटेन करना पड़ता है, एमकेसी करवाता है। आपको रिटर्न के लिए अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, एमकेसी आपको प्रोवाइड करता है ज़बरदस्त प्लेटफार्म। तो सब चीज़, कोई भी चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका MKH मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर है। डायरेक्टर साहब ने हमारे बनवाया कि भाई जो बच्चे डिफेंस में जाते हैं वो मेडिकल चेकअप करवाते हैं कहीं ना कहीं अपना, तो वो कहीं ना जाएं, कहीं जाते हैं पता नहीं वो कैसा करवाते हैं, लोग ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए यहाँ पर बना दी गई हैं ऑलरेडी। आप यहाँ आएँ, कोचिंग को ज्वाइन करें, कुछ नहीं करना है आपको। मेडिकल की फैसिलिटी, आपको ये जो आपका होता है फिजिकल जिसको बोलते हैं दौड़ने का, या जो भी आपका सब सेटअप होता है, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आ गया आपका, फिर वही वॉइस है आपका, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हु स्टोल योर पेन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हु स्टोल योर पेन, नो हेल्पिंग वर्ब मीन्स एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का जो टेंस होगा है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट। वर्ब को देखना है, वर्ब क्या भाई, V2 है, स्टील स्टोल स्टोलन, V2 मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस, टेंस पास्ट का इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस में जो आप ले जाइएगा तो हु है तो पहली बात तो बाई हुम से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है, बाई हुम। चलो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर जस्ट आफ्टर बाई होम, बाई होम के तुरंत बाद में वाज या वर आना चाहिए। तो यहाँ बाई होम के बाद में इन्होंने इज़ कर दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया। बाई होम के बाद में वाज आया है, इसमें आया है। बाई होम के बाद में डिड आ गया, डिड आपके पैसिव वॉइस में कभी आता नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया आपका। ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका डायरेक्ट या कह लीजिए आपका नरेशन, चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। चलें भाई, सितारा आस्क्ड मी, सितारा ने मुझसे पूछा हैव यू टेकन योर लैपटॉप, क्या आप अपना लैपटॉप ले चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का स्टेटमेंट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये सबको मालूम होगा। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको भाई, रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट या सेंटेंस है अगर वो इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके लगाते हैं कंजंक्शन इफ़ या वेदर। चलो भाई, इफ़ वेदर सब में लगा है, इफ़ वेदर सब में लगा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। हैड कितने में आया भाई, हैड भी लगभग नहीं इसमें हैव कर दिया है तो हैव कहाँ से आ जाएगा, हैव तो होगा नहीं, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। फिर इफ़ और सपोज कभी साथ में नहीं आते हैं, यहाँ से भी गलत हो गया। चलो ऊपर से देखते हैं, सितारा आस्क्ड मी, ठीक है, इफ़ आ गया। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब चेंज होगा तो आई हो जाएगा, राइट। अब सेंटेंस आपका यहाँ पर था इंटरोगेटिव, चेंज होगा बन जाएगा असर्टिव, आई हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, टेकन टेकन हो जाएगा। योर, इन्होंने योर गायब कर दिया है इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। सितारा आस्क्ड मी इफ़, वी कहाँ से आ गया, यहाँ यू जब मी के हिसाब चेंज होगा तो मी का यहाँ पर आएगा सब्जेक्टिव केस, आई आ जाएगा, वी, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। दिस वन इज़ राइट हियर, सितारा आस्क्ड मी, यहाँ पर कंजंक्शन चाहे आप इफ़ लगाएं चाहे वेदर लगाएं, बोथ आर राइट। इसके बाद में आप यू को कन्वर्ट करेंगे मी के अकॉर्डिंग आई में, ये भी सही है आपका। हैव चेंज इनटू हैड, ये भी सही है आपका। टेकन टेकन रहेगा। योर चेंज होगा आपका मी के हिसाब से हो जाएगा आपका माई, ये भी सही है। मीन्स ऑप्शन सी इज़ राइट हियर।
ऑप्शन सी आपका सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर आपका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क अहमद? अहमद को इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इसको कहा जाता है वोकेटिव केस का नाउन। वोकेटिव केस का नाउन, ये समझ लें आप थोड़ा से, अच्छा क्वेश्चन है। वोकेटिव केस का नाउन कहा जाता है जब भी इन्वर्टेड कामास के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नाउन का यूज़ किया गया हो एज अ वोकेटिव केस, तो जब उसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ही हमारा वोकेटिव केस का नाउन बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखिए भाई किसमें बना है आपका, तो हो जाएगा आपका विनोद आस्क्ड अहमद। किसमें दिया है भाई, यहाँ वेदर आ गया, इसके बाद में वेदर आ गया, वेदर आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन सी इज राइट हियर। यहाँ पर वोकेटिव केस का नाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो कि केवल ऑप्शन सी में दिया गया है कि विनोद आस्क्ड अहमद, इसी में केवल दिया गया है, बाकी तीनों में कुछ है ही नहीं है आपका। डायरेक्ट आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेंटेंस फिलर आता है। ध्यान दीजिएगा, आपके नेवी में और एयरफोर्स में तो सेंटेंस फिलर बहुत पूछा जाता है। करना क्या है भैया आपको, इट इज़ हाई टाइम, ग्रामर पर बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। इट इज़ हाई टाइम, ये आपका एक फ्रेज है, 5 फ्रेजेज ऐसे हैं। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम। पांचों की मीनिंग होता है यही उचित समय है या यही सही समय है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस आपका इन फ्रेजेज में से, यानी इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इनसे स्टार्ट किया गया हो और इसके बाद में क्या आया हो, इसके बाद में कोई सब्जेक्ट आया हो और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यूज़ करना हो, तो वर्ब हमेशा क्या होगी भैया, सेकेंड फॉर्म में यूज़ की जाएगी इन ईच एंड एवरी कंडीशन। इस फ्रेज के बाद में सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज़ करना हो, वर्ब क्या होगी, सेकेंड फॉर्म में होगी। सेकेंड फॉर्म में आपकी वर्ब दी गई है ऑप्शन बी, दैट मीन ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका सेंटेंस फिलर ही है, ग्रामर पर बेस्ड है। इफ़ सी हैड स्टडीड, यदि उसने परिश्रम किया होता। कंडीशनल सेंटेंस एग्जामिनेशन में अक्सर मिलता है आपको। यदि उसने परिश्रम किया होता तो वो परीक्षा में पास हो गई होती। पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ द पास्ट। आपका जो कंडीशनल क्लाज है उसमें पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब ये जो प्रिंसिपल क्लाज है इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ में आपका आता है भाई वुड आता है, मालूम है। वुड के साथ में हैव आता है आपका, और हैव के साथ में V3 आता है। ढूंढो भाई कहाँ पर है, वुड हैव V3, वुड हैव V3, दिस वन। यहाँ पर वुड आएगा, यहाँ कुड माइट शुड भी आ सकता है, लेकिन इन जनरली यहाँ पर 99% वुड ही मिलेगा आपको। इसके बाद में हैव आएगा, ना हैज ना हैड, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में V3 मिल गया, ये वाला स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKC ने आपको बहुत ही चीप रेट पर प्रोवाइड किया है MKC का लर्निंग ऐप। MKC का लर्निंग ऐप चीपेस्ट रेट पर आप यहाँ पर ज्वाइन करें क्लास को, और सारी फैसिलिटीज़ जो आपको ऑफलाइन में दी जाती हैं। भाई ऑफलाइन में क्या होता है कि आप मेरे सामने बैठते हो, ऑनलाइन में आप अपने घर में रहते हो, बस इतना डिफरेंस है। जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है वही ऑनलाइन पढ़ाता है, नो डिफरेंस। तो अगर आपको सफलता चाहिए, मतलब कि आपको 100% सफलता चाहिए, तो अगर आप ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं तो इसको ज्वाइन कर लें आप। चलें भाई नेक्स्ट, ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये ग्रामर के क्वेश्चन को पूछने का एक पैटर्न है बेटा। क्या है भाई, यहाँ पर दिया गया एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें 2 वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि भाई ये जो अंडरलाइंड आपका वर्ड है, क्या सेंटेंस में ये सही यूज़ किया गया है, और अगर सही यूज़ किया गया है तो चलो भाई नो इम्प्रूवमेंट, इसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको लगता है ग्रामेटिकली गलत है तो A, B और C में से क्या आंसर आपका होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल क्वेश्चन है आपके ICG में। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस,
कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 6 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, 100% आपका उद्धार हो जाएगा केवल 6 टॉपिक में। ये आपका टॉपिक है आर्टिकल। इसको हम पढ़ते हैं बेटा यूअर पढ़ते हैं, यूअर। They had a ewer in their hand that contained the sacred water। तो यहाँ यूवर, तो ये मत समझिएगा कि भाई ये इंग्लिश के वॉवेल से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन आना चाहिए। नो, जब किसी भी नाउन या किसी भी वर्ड के पहले आपको आर्टिकल ए या एन यूज़ करना हो तो उसको आप प्रोनाउंस करें। प्रोनाउंस करने पर जैसे इसको लिखेंगे आप यूवर, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ या। ये इंग्लिश लैंग्वेज का कंसोनेंट है और कंसोनेंट अपने पहले लेता है ए। यहाँ पर सही भैया, यहाँ पर तो आपको करेक्शन करना ही नहीं है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपका एडवर्ब टॉपिक का एक सब टॉपिक है, एडवर्ब का एक पार्ट होता है रूल ऑफ इन्वर्जन। हार्डली ही हैड इंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विसल्ड। जैसे ही वो स्टेशन पर एंट्री किया ही था वैसे ही गाड़ी ने सीटी बजा दी। ध्यान दीजिएगा, हार्डली, जब भी कोई सेंटेंस आपका हार्डली एडवर्ब से स्टार्ट हो या स्केर्सली एडवर्ब से स्टार्ट हो तो वहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई करते हुए हार्डली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, जस्ट आफ्टर दैट आपका सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हार्डली ही हैड नहीं, हार्डली हैड ही होना चाहिए था, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। रूल ऑफ इन्वर्जन पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर है, समटाइम्स 1 समटाइम्स 2, कभी कभी 1 या 2 आपके आईसीजी, एयरफोर्स या नेवी में पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक ही सेंटेंस दिया गया है, ही नीदर राइट्स इंग्लिश नार उर्दू, नो एरर। पूरे सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक में कोई अगर आपको लगे कि भाई कोई एरर है तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है कि पार्ट बी में एरर है कि पार्ट सी में एरर है। जिस पार्ट में एरर हो यहाँ पर दिया गया है, ए, बी और सी तीनों को नीचे मेंशन कर दिया गया है। अगर किसी में एरर नहीं है, ग्रामेटिकली तीनों सही है, पूरा सेंटेंस अपने आप में करेक्टली रिटन है, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया नो एरर, कोई गलती नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ही नीदर राइट्स इंग्लिश नॉर उर्दू। आपके कंजंक्शन में कई आपके कंजंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, कपलिंग कंजंक्शन, पेयर वाले कंजंक्शन जो जोड़े में आते हैं, जैसे नीदर के साथ में नार, ईदर के साथ में आर, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो। ये हमेशा अपने बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर नार के बाद में उर्दू आया है, नाउन आया है, तो नीदर के बाद में भी आपका नाउन आना चाहिए था, गलत हो गया है। यहाँ पर पार्ट ए में गलती है, यहाँ होना चाहिए था ही राइट्स पहले होगा, नीदर बाद में होगा, यानी ही राइट्स नीदर इंग्लिश नार उर्दू, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में गलती है। भाई जितने भी कपलिंग कंजंक्शन हैं, पेयर वाले कंजंक्शन, ये दोनों अपने बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं। अगर नॉट ओनली के बाद में नाउन आएगा तो बट आल्सो के बाद में भी नाउन आना चाहिए। नीदर के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो नार के बाद में भी एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो सेकंड वाला आपका पार्ट होता है, जैसे नीदर नार में नार के बाद जो आएगा वो हमेशा सही होगा। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले को एडजस्ट करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पॉटिंग लास्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। ये भैया पूरा सेंटेंस फिर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक आपका यह कंप्लीट सेंटेंस है। इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। अब देखना ये है आपको कि 3 सेगमेंट्स में ए, बी और सी में क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है क्या। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हो तो क्या करना है आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा जिसमें गलती होगी। अगर अपने आप में पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो तो आप बोलते हैं भाई नो एरर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। चलो पढ़ो भाई, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ। अब आई के बाद में हु आ गया है, दिस वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन।
क्या है ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यह रिलेटिव प्रोनाउन में आपका चाहे हु हो, चाहे दैट हो, चाहे विच हो, चाहे बट हो, चाहे एज हो, रिलेटिव प्रोनाउन है ना आपके 8। रिलेटिव प्रोनाउन अगर रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का, और हु तो सब्जेक्ट का ही रोल प्ले करता है। जब रोल प्ले कर रहा हो सब्जेक्ट का तो इसके बाद में वर्ब आती है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। तो भैया आई गवर्न करेगा हु के लिए आने वाली वर्ब को, तो आई कभी हैज तो लेता नहीं है, आई तो हैव लेता है। तो मीन्स दिस पार्ट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हैव होना चाहिए था बेटा, क्या होना चाहिए था? हैव, यानी इट इज़ आई हु हैव डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। मीन्स ऑप्शन यहाँ पर कौन सा गलत है भाई? बी में हैज के स्थान पर हैव होना चाहिए था। ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट हियर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए आपका ये पेपर समाप्त हुआ। आईसीजी में ओनली 15 क्वेश्चंस, केवल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेवी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके आईसीजे में इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ना तो पैसेज आया था और ना ही PQRS आया था, उसमें वन वर्ड भी नहीं आया था, स्पेलिंग करेक्शन भी नहीं आया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी नहीं आए थे। अभी जो लास्ट वाला एग्ज़ाम आईसीजी का हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन आए थे, 12 से 13 क्वेश्चन आए थे आपके ग्रामर के, और एक सिनोनिम और एक एंटीनिम आया था। लेकिन उससे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें एक पैसेज भी दे दिया था, उसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन PQRS नहीं आता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि आईसीजी में पैसेज और PQRS लगभग नहीं आएगा, ये मान के चलिए आप। तो ये था आपका मॉडल पेपर आईसीजी का। इसको आप एक बार कम से कम एग्ज़ाम देने के पहले एक बार बात ज़रूर कीजिएगा कि इसी टाइप में क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। चलिए सारे बच्चों को थैंक यू, जय हिंद।